हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का यह क्लास शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला, सीजी टेट, सी टेट, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज का आप जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए दोस्तों, ये क्लास होगा हमारा साइंस का पार्ट 4, जो हमारा टॉप 10 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, ये क्लास होगा उसका पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए, ताकि आपका साइंस पूरा बेसिक से हर एक टॉपिक वाइज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलिएगा, जो चीज़ लिख रहा हूँ उसको भी ध्यान से नोट करते चलिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है। एक तालाब के तल पर रखा हुआ पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ ये वास्तव में है किसके कारण। देखिए, आपका ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव और प्रकाश का अपवर्तन। ये तो आपका एक दो क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल सेक्शन भी आएगा। ठीक है, तो देखिए, एक तालाब के तल पर रखा हुआ पत्थर। अब देखिए, पानी के अंदर अगर कोई हम पत्थर रखते हैं तो वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, पानी के अंदर पत्थर का या फिर सिक्के का उभरा हुआ दिखाई देना, या फिर तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना या फिर तारों का अपने वास्तविक स्थिति पर दिखाई नहीं देना, ये सारा चीज़, ये सभी घटनाएं किसके कारण होता है। तो ये सभी घटनाएं होता है दोस्तों आपका अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब ये सभी चीज़ एक्चुअल में होता नहीं है, ये बस हमें प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब तारे जो है एक्चुअल में टिमटिमाते नहीं है, लेकिन ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। या फिर किसी तालाब के अंदर अगर कोई सिक्का है तो वो अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, ये अपवर्तन के कारण ये हमें आभास होता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं अपने आंखों का धोखा। ठीक है, तो अपवर्तन का मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इसको आंखों का धोखा करके भी समझ सकते हो। अपवर्तन मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, धोखा। मतलब जो चीज़ एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन वो हमें होता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए, ये होता क्यों है, इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा कोई डायग्राम है। अब मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश आ रहा है। अब देखिए, प्रकाश तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। ठीक है, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो देखिए इसका थ्योरी क्या बोलता है अपवर्तन का, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब देखिए, इस माध्यम में प्रकाश आ रहा है, लेकिन प्रकाश को स्ट्रेट इस माध्यम में जाना चाहिए, लेकिन इसका डायग्राम किस प्रकार से हो जाएगा, ये अपने मार्ग से कुछ इस प्रकार से विचलित हो जाएगा। ठीक है, ये अपने मार्ग से कुछ इस प्रकार से विचलित हो जाएगा, उसी को बोला जाता है दोस्तों अपवर्तन। मतलब ये एक प्रकार का धोखा होता है, ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार का हमें आंखों को दिखाई देता है, हमारे आंखों को भ्रमित करता है, जिसको बोला जाता है दोस्तों अपवर्तन। तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि गिलास में एक गिलास पानी के अंदर अगर रखा हुआ सिक्का थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, या फिर तालाब के तल में रखा हुआ पत्थर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, या फिर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सारा चीज़ किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शिक्षक भर्ती में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। देखिए, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। अब देखिए, घरों में जो पंखे, बल्ब, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये सभी चीज़ किस में लगे होते हैं, तो ये श्रेणी क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं, मिश्रित क्रम में होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। मतलब घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ये सारे समांतर क्रम में लगे होते हैं। अब देखिए, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई भी सामान है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई 2 बल्ब लगा हुआ है इस प्रकार से।
ये आपका ये एक और ये 2 बल्ब कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है और ये कोई बैटरी से कनेक्ट है। मान लीजिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ से देखिए करंट अगर मैं किसी भी साइड से अगर फ्लो करता हूँ, मान लीजिए इधर ही साइड से अगर मैं करंट फ्लो करता हूँ तो पहले करंट इसमें बल्ब नंबर 1 पे आएगा, उसके बाद करंट ये बल्ब नंबर 2 में जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों, ये आपका होगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये किस में होगा, श्रेणी क्रम में। मतलब पहले वाले बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी कम भी मिल सकता है या फिर ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, एज कंपेरिजन टू सेकंड वाले के। ठीक है, मतलब इसमें देखिए पहले वाले में मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ये कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके मार्ग में कोई सा भी अगर पहले नंबर पे आता है तो उसी को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इसीलिए घरों में जो परिपथ लगता है उसको हम श्रेणी क्रम में नहीं लगाते। ठीक है, अब देखिए समांतर क्रम क्या होता है। तो देखिए ये हो गया हमारा समांतर क्रम कुछ इस प्रकार से। ये हमारा कोई बल्ब लगा हुआ है इस साइड, यहाँ पर देखिए कोई बल्ब लगा हुआ है और नीचे में भी ये कोई बल्ब लगा हुआ है, ये इधर से भी ये कोई बल्ब इस प्रकार से लगा हुआ है और ये हमारा कोई मान लीजिए बैटरी से ये कनेक्टेड है। ये हो गया बैटरी से कनेक्टेड। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इस साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हूँ या फिर इस साइड से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए दोनों में समान मात्रा में ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, दोनों बल्ब में समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। ये काम होता है घरों में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसका। मतलब यहाँ पर समांतर क्रम में ये होता है दोस्तों आपका समांतर क्रम। समांतर क्रम में हम सभी में समान मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका जो अपना खुद का कैपेसिटी होता है ये उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ग्रहण करेगा। मतलब कोई बल्ब ज़्यादा वोल्टेज का होगा, कोई बल्ब जो है कम वोल्टेज का होगा, तो वो अपना उतना ही इलेक्ट्रिसिटी लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी समान मात्रा में दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए घरों में सारे परिपथ जो है वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन चालू होता है। अब देखिए दोस्तों कई बच्चे होते हैं जो साइंस में न्यूमेरिकल देख के काफ़ी डर जाते हैं, तो आज के बाद आपको न्यूमेरिकल देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। आप बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को बना लेते हैं। देखिए क्या दिया है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो पहले देखिए जो प्रतिरोध दिया गया है मैं पहले उसी पे फोकस करता हूँ। यहाँ से देखिए कोई इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए ए से ये फ्लो होकर के ये बी तक जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर 2 ओम का, 4 ओम का, इधर भी 4 ओम का, इधर भी 8 ओम का। तो समतुल्य प्रतिरोध मतलब कितने का प्रतिरोध, टोटल कितने का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आप 2 कंडीशन याद रखिएगा। देखिए घरों में अगर कोई भी परिपथ लगा होता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो उसमें एक क्या होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में। एक होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम में। ठीक है, एक होता है समांतर क्रम में और एक होता है दोस्तों श्रेणी क्रम में। यही 2 क्रम में इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ा जाता है। ठीक है, एक तो जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में, एक तो जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में। अब देखिए श्रेणी क्रम, अभी मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन में कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम क्या होता है, जो आपस में ये डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। मतलब पहले वाले को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, दूसरे वाले को कम मिलेगा। ये होता है दोस्तों श्रेणी क्रम में। मतलब यहाँ से देखिए पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट तक लेता हूँ, मतलब ये ए से लेके इसी पॉइंट तक लेता हूँ। तो यहाँ हमारा कौन कौन सा प्रतिरोध आ जाएगा, तो ये 2 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। ये है हमारा ए। मैं यहाँ पर इसको एक बार बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 ओम और ये वाला कितना है दोस्तों, 4 ओम। ठीक है, यहाँ तक पहले मैं इतना को ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, आप चाहो तो अगर आपको अच्छे से ये वाला न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको डायरेक्ट चाहो तो बना सकते हो। यहाँ पर देखिए 2 ओम और ये 4 ओम आपस में श्रेणी क्रम में है। उसके बाद यहाँ पर 4 ओम और ये 8 ओम आपस में समांतर क्रम में है। ठीक है, इसको भी पहचानने का तरीका होता है। मान लीजिए देखिए ए में अगर मैं कोई इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ, ए से लेके मान लीजिए ये पॉइंट को मैं अगर ओ मान लेता हूँ, तो ए से लेके ओ तक इलेक्ट्रिसिटी को आने के लिए पहले वो 2 ओम के प्रतिरोध को पार करेगा, उसके बाद ये 4 ओम के प्रतिरोध को पार करेगा। ठीक है, मतलब इसके पास ये एक ही रास्ता है आने के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रेणी क्रम में। अब देखिए ये पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गया। अब पॉइंट ओ के बाद इसके बाद 2 रास्ता है,
या तो ये चाहे तो 4 ओम से ये घूम के भी जा सकता है, या फिर ये 8 ओम के साइड से घूम के भी ये हमारे पॉइंट बी तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर इसके पास 2 रास्ता है, तो ये 4 ओम और ये 8 ओम आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चाहो तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ के डायरेक्ट भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता तो इसको आप बिल्कुल डिटेल में समझिए। तो देखिए, पहले ए से लेके, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ओ, ए से लेके ओ तक में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है? श्रेणी क्रम में मान लीजिए यहाँ पर 2 प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला प्रतिरोध जिसको मैं मान लेता हूँ R1, धन ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा प्रतिरोध, ये हो जाएगा R2। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, बहुत ही ईजी होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या निकल के आ जाएगा? R1 का वैल्यू कितना है? 2 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, धन R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों? 4। मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या निकल के आ गया? 4 और 2, ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों 4 और 2 6 ओम। ठीक है, ये R का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 4 और 2 6 ओम। अब ये 6 ओम का प्रतिरोध कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये हमारा पॉइंट ए से लेके पॉइंट ओ तक का, मतलब ये टोटल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का प्रतिरोध लगेगा? कितने का प्रतिरोध लगेगा? तो 4 और 2 6 ओम का। ठीक है, ये अभी हमने फाइंड करके निकाला है, 4 और 2 6 ओम का प्रतिरोध लगा है। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब पॉइंट ओ से लेके पॉइंट बी तक अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें निकालना हो, सॉरी हमें प्रतिरोध निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखिए, ओ से लेके बी तक ये 4 ओम और ये 8 ओम आपस में किस में है दोस्तों? ये है आपका समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो ये होता है दोस्तों 1/R इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए एक हो जाएगा R1, एक हो जाएगा R2। अगर यहीं पर ये एक और प्रतिरोध अगर ऊपर में जोड़ देता तो उसको हम लिख लेते R3। ठीक है, तो जितना प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, जितना भी प्रतिरोध रहेगा उसको हम 1 करके लिखेंगे। ये हो जाता है इसका परिणामी प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। ये होगा दोस्तों आपका श्रेणी क्रम में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है? डायरेक्ट उसको हम जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितना भी प्रतिरोध रहेगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये इसी क्रम में बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा समांतर क्रम में। इन दोनों फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इसको समांतर क्रम में इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल कितने का प्रतिरोध आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/R1 का वैल्यू मान लीजिए मैं मान लेता हूँ R1 4 को, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये 1/8। अब देखिए 1/4 और 1/8 को अगर मैं यहाँ पर देखिए एक बार साइड में इसको जोड़ के मैं बता देता हूँ। 1/4 धन 1/8, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। और ये ऊपर में क्या हो जाएगा? तो ये 4 दूने 8 और ये धन 1, मतलब ये कितना आ गया? 3/8। कितना आ गया दोस्तों? 3/8। मतलब 1/R का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 3/8। मतलब यहाँ पर ये देखिए 1/R का वैल्यू है, लेकिन हमें किसका वैल्यू निकालना है? R का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको R को ऊपर कर देता हूँ तो इस साइड भी मुझे 8 को ऊपर करना पड़ेगा। मतलब R बराबर ये कितना निकल के आ जाएगा? ये 8/3। ठीक है, ये यहाँ से लेके पॉइंट O से लेके पॉइंट B तक का तुल्य प्रतिरोध हमें क्या मिल गया? 8/3। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए पॉइंट A से लेके पॉइंट O तक हमारा जो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आया? 6 ओम। ठीक है, यहाँ तक ये 6 ओम निकल के आ गया। पॉइंट O से लेके पॉइंट B तक हमें तुल्य प्रतिरोध कितना मिल गया? तो हमें तुल्य प्रतिरोध मिल गया दोस्तों 8/3। ठीक है, 2 हमें तुल्य प्रतिरोध मिल गया। और ये दोनों प्रतिरोध आपस में किस क्रम में हो जाएंगे? देखिए, इसका अगर मैं परिणामी में अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा? देखिए, ये है हमारा पॉइंट A, यहाँ से लेके ये 6 ओम का हमें तुल्य प्रतिरोध मिला। उसके बाद ये 8/3 ओम का हमें एक और प्रतिरोध मिला, और ये हो गया दोस्तों आप पॉइंट B। अब यहाँ से देखिए 6 ओम और ये 8/3 ओम आपस में किस क्रम में जुड़े हैं? तो ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बस हमें श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, इसी को पहचानने की देरी होती है। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे तो ये आपका ये जो सीरीज दिया हुआ है कितना भी बड़ा दे दिया जाए, आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 ओम और ये 8/3 ओम, ये अब किस क्रम में जुड़ा है? तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इसका परिणामी प्रतिरोध, अब टोटल प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 ओम, मतलब 6 धन 8/3। ये हो जाएगा दोस्तों 6 धन 8/3।
तो यहाँ पर मैं 6 और 8/3 को अगर जोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना एलसीएम आ गया दोस्तों, 3 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, 6×3=18, 6×3=18 और ये धन 8, मतलब 18 और 8 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 26/3। ठीक है, 26/3 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन हमें ऑप्शन में देखिए पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में सारे पॉइंट में दिया हुआ है। तो ये जो 26/3 हो, इसको मैं एक बार और सॉल्व कर देता हूँ। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 26 भागित अगर मैं 3 कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 3×8=24, 3×8=24, कितना बच गया, 2 दशमलव लगा दिए 0, 3×6=18, ये कितना आ गया दोस्तों, फिर से 2 दशमलव लगाए तो ये 0 हो गया, फिर 3×6=18, मतलब ये 8.66 ओम ये इस प्रकार से आते रहेगा। तो ये देखिए इसका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 8.66 ओम। ठीक है, प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, ओम से। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कितना भी बड़ा परिपथ दे दिया जाए आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। बस आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो परिपथ है यहाँ कहाँ से कहाँ तक आपका श्रेणी क्रम में है, कहाँ से कहाँ तक आपका समांतर क्रम में है। फिर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का, डायरेक्ट हम R1 + R2 + R3 इस प्रकार से करते हैं। और समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन आपका बिहार का, अभी जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुआ था और सीटेट दोनों में पूछा गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए क्या दिया है, यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए कोई मोटर कार है वो पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पहले 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। पहले 1 घंटे में 20 चला, अगले 1 घंटे में 40 चला, उसके बाद अगले 1 घंटे में फिर से 30 किलोमीटर चलता है। मतलब हर घंटे में इसका जो है चाल बदल रहा है। तो इसका औसत चाल क्या होगा ये हमें निकालना है। तो औसत चाल क्या होता है दोस्तों, औसत, इसको मैंने आपको मैथ्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, तो औसत चाल होता है दोस्तों कुल दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, ये हो जाता है दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला। तो देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा, पहले कितना चला वो 20 किलोमीटर, उसके बाद कितना चला दोस्तों, वो चला 40 किलोमीटर, उसके बाद कितना चला, वो चला 30 किलोमीटर। और कुल समय क्या हो जाएगा, तो पहले देखिए वो पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, अगले 1 घंटे में फिर वो 40 किलोमीटर चलता है और अगले फिर से 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चलता है। मतलब वो टोटल कितना चला, कितना टाइम तक चला, तो वो टोटल 3 घंटा चला। ठीक है, टोटल वो 3 घंटा चला। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को आप कभी भी अगर बनाते हो तो आप सबसे पहले यूनिट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप यूनिट को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका टाइम भी आवर में दिया है, डिस्टेंस भी आपको किलोमीटर में दिया है और ये चाल भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई यूनिट को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 और ये 6 3 9, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 90/3। 90/3 अगर इसको मैं कटा देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, 30 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वो कार जो है वो चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अभी तक का जो न्यूमेरिकल अभी मैंने आपको बताया वो तो हमारा डायरेक्ट था, उसको हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन अब जो दोस्तों न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है इसमें आपका कई सारा फॉर्मूला इधर से उधर मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें गति का समीकरण का भी फॉर्मूला लगता है, फोर्स का भी फॉर्मूला लगता है, संवेग का फॉर्मूला लगेगा, वेग का लगेगा, ना जाने कितने फॉर्मूला है साइंस में। ठीक है, तो देखिए कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्ट रूप से लगेगा ये हम जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्या दिया है, कोई मोटर कार अपने वेग को 40 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में बढ़ा देता है, तो इस कार का त्वरण माप क्या होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बनाना हो तो सबसे पहले आप जो डाटा दिया हुआ है उसको आप ध्यान से लिखिए। एक बार आप डाटा को लिख लेते हैं, वहीं से आप
वहीं से आप समझ जाओगे कि आपको निकालना क्या है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या डाटा दिया गया है ये हम पहले लिख लेते हैं। क्या बोला है कि कोई मोटर कार अपने वेग को 40 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड तक वो बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब इसका अगर मैं प्रारंभिक वेग मान लूँ u बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक वेग, ये हो गया आपका अंतिम वेग। अब देखिए 5 सेकंड में बढ़ा देता है, मतलब टाइम भी हमें दिया गया है। टाइम कितना दिया है दोस्तों 5 सेकंड। ठीक है, तो इस कार का त्वरण माप क्या होगा ये हमें निकालना है। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो देखिए एक्सीलरेशन त्वरण का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है। त्वरण बराबर क्या होता है ए बराबर वेग में परिवर्तन। ठीक है, त्वरण क्या होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन। ठीक है, जिसको हम डेल वी से डिनोट करते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब एक निश्चित समय में हो रहे वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले वह 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, उसके बाद उसने स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब वेग जो है 40 से वो 60 हो गया, मतलब वेग में कितने का परिवर्तन हो रहा है 20 का परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों v माइनस यू, और ये अपॉन में टाइम हमें कितना दिया दोस्तों, टाइम हमें दिया है 5। अब यहाँ पर देखिए v माइनस यू अगर मैं कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 40। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 60 माइनस 40। आपके समझने के लिए मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 60 माइनस 40 बटे 5। अब यहाँ पर देखिए 60 माइनस 40 अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 में से अगर 40 जाता है तो ये 20 बटे 5। ठीक है, ये हो गया 20 बटे 5। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें डायरेक्ट पूछ दिया है कि त्वरण क्या होगा। ठीक है, और हमें ऑप्शन में भी दिया है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कई सारे आपको जो ऑप्शन में यूनिट भी नहीं दिया रहता, तो इसमें आप यूनिट को भी बिल्कुल ध्यान से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यूनिट भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यूनिट से ही आप कई सारे चीज़ को पहचान सकते हो। अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि यूनिट से आप कैसे पहचान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये तो आपका आंसर आ गया 4, और ये आ गया आपका दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो यूनिट का भी आप मल्टीप्लीकेशन जो डिवीजन जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, यूनिट का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी ये हमें निकालना है। अब देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या है दोस्तों, जो गिवन डाटा है। ठीक है, अब गिवन डाटा को लिखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन को भी समझना होगा। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन को भी आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के हर एक पॉइंट में कहीं ना कहीं इसका आंसर, कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन छिपा होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, मतलब कोई भी वस्तु स्थिर स्थिति में है, स्थिर से आरंभ होकर वो इतना के त्वरण से वो अपना वेग पकड़ता है। मतलब वो स्थिर से आरंभ करेगा, मतलब उसका प्रारंभिक वेग पहले वो स्टॉप है, पहले वो वस्तु रुका हुआ है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें u इज इक्वल टू 0 करके दिया नहीं है। ठीक, हमने बस इसका कंसेप्ट को पढ़ा और कंसेप्ट से ही हमने u का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, एक वैल्यू हमें मिल गया u इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा किस में होता है, त्वरण में होता है। त्वरण मतलब a, वैसे तो इसमें दिया हुआ है त्वरण करके, लेकिन त्वरण अगर हमें नहीं भी दिया हो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, ये होता है दोस्तों आपका त्वरण का। तो a का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए u का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। उसके बाद देखिए इसमें और क्या दिया है 8 सेकेंड में, 8 सेकेंड मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों टाइम इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 8, ये हमें सेकेंड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड। अब देखिए 8 सेकेंड के बाद इसकी गति कितनी होगी ये हमें निकालना है। प्रारंभिक वेग इसका 0 है, त्वरण इसका ये हमें दिया गया है, टाइम भी हमें दिया गया है, और इसी टाइम के बाद इसकी अंतिम गति कितनी होगी ये हमें निकालना है, मतलब इसका अंतिम वेग हमें निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जिसमें आपका u भी हो, a भी हो, t भी हो और v भी हो, इस प्रकार से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होता है दोस्तों साइंस में,
तो देखिए इसके पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था जो गति के 3 समीकरण होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए गति का पहला समीकरण क्या होता है दोस्तों? पहला समीकरण होता है v = u + at, ठीक है। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या होता है? दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। ये होता है गति का दूसरा समीकरण। उसके बाद दोस्तों तीसरा समीकरण क्या हो जाता है? तीसरा होता है v² = u² + 2as। अब यहाँ पर देखिए v क्या होता है? अंतिम वेग, u होगा प्रारंभिक वेग, a होगा एक्सीलरेशन त्वरण, t होगा टाइम। यहाँ पर s क्या हो जाएगा? s होता है दोस्तों विस्थापन, यहाँ पर वही u आपका प्रारंभिक वेग, t आपका ये हो जाएगा टाइम, यहाँ पर a एक्सीलरेशन, ये t आपका टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये एस की वैल्यू क्या हो जाती है? मतलब एस क्या होता है? आपका विस्थापन। इसी चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको v की वैल्यू निकालना है, u की वैल्यू दिया गया है, a की वैल्यू दिया गया है, t की वैल्यू दिया गया है। तो इन तीनों समीकरण की मदद से हम किस समीकरण की हेल्प से हम निकाल सकते हैं? तो देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है? v = u + at। मतलब इस फॉर्मूला से मैं इजिली v का मान निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा? v बराबर, यहाँ से देखिए u का वैल्यू क्या है दोस्तों? u = 0। तो यहाँ पर मैं u का वैल्यू 0 रख देता हूँ, प्लस a का वैल्यू क्या है? a = ये दिया हमें 4 इंटू t का वैल्यू क्या दिया दोस्तों? t का वैल्यू हमें दिया गया है 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये v = कितना हो जाएगा? ये 8 चौक 32। v = क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 चौक 32, और ये किस में हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, ये 8 चौक ये हो गया 32, और ये किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए आपका a किस में दिया है? अगर मैं यूनिट का भी अगर इंटू करूँ, यूनिट का भी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो a का वैल्यू किस में दिया है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 8 किस में दिया दोस्तों? सेकंड में। यहाँ से ये सेकंड स्क्वायर कट गया, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मतलब v का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों? 32 मीटर पर सेकंड, ये हमें आंसर मिल गया। तो आपका देखिए किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हमें साइंस के क्वेश्चन को पहचानना होता है। सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिखेंगे, उसके बाद इन गिवन डाटा की हेल्प से हम फार्मूला को एक बार लिखेंगे कि किस प्रकार से फार्मूला में सारा गिवन डाटा सेट हो रहा है, उसके बाद ही हमें आंसर इसका मिलेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, कोई बस जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, इसमें ब्रेक लगाने के कारण 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। यह बस कितने समय में विरामावस्था में पहुंच जाएगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये पूरे पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में सभी में मैं जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बार रिपीट होकर के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन की रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब देखिए क्या दिया है, पहले इसका भी हम गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है। कोई बस जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है। ये बस का चाल हमें दिया गया है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? u ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग। अब देखिए क्या बोला है कि इसमें ब्रेक लगाने के कारण 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये होता है हमारा एक्सीलरेशन, त्वरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें त्वरण करके कहीं नहीं दिया गया है, बस हम यूनिट की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। तो ये 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या दिया है दोस्तों? ये हमें दिया गया है एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना, ये दिया गया है दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसमें एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा कि इसमें इस बस में हम अगर ब्रेक लगाते हैं तो इसमें 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है, ठीक है। इतने त्वरण का मंदन उत्पन्न होता है। मंदन मतलब क्या होता है दोस्तों? रुकना, धीमा हो जाना, ठीक है। मतलब त्वरण आपका देखिए, त्वरण आपका जो है पॉजिटिव में भी होता है और ये होता है आपका निगेटिव में भी होता है। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक अगर स्पीड बढ़ता है तो उसका त्वरण पॉजिटिव में हो जाएगा, एक अगर स्पीड कम होता है तो त्वरण निगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? मंदन उत्पन्न होता है। मंदन मतलब रुकना, स्पीड कम होना। तो यहाँ पर त्वरण किस में हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ऐसा छोटा छोटा कंसेप्ट को बस हमें पहचानना होता है। अगर इसको हम पहचान नहीं पाए तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया हमारा ए का वैल्यू। अब उसके बाद और हमें क्या दिया गया है?
एक चीज़ आप और समझिए कि इस बस में अगर मैं ब्रेक लगा देता हूँ तो वो इस तरह से इसमें मंदन उत्पन्न होता है। मतलब वो देखिए, वो जो बस है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसमें ब्रेक लगाने के बाद उसमें मंदन उत्पन्न होता है और मंदन उत्पन्न होने के कारण वह बस रुक जाएगा। ठीक है, मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम वेग v इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो शुरू से ही विरामावस्था में था, शुरू से ही विरामावस्था में था तो उसमें u इज इक्वल टू मतलब प्रारंभिक वेग 0 था। लेकिन इसमें पहले वो किसी वेग से चल रहा था, उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद वो विरामावस्था में आया, इसीलिए इसमें अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ठीक है, इसी छोटी छोटी बात को हमें पहचानना होता है। अब देखिए, मंदन उत्पन्न होने के बाद यह बस कितने समय में विरामावस्था में पहुंच जाएगी, ये हमें निकालना है। मतलब इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, टाइम निकालना है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, टाइम का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखिए आप टाइम का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, न्यूटन के गति के पहले नियम से ही देखिए क्या हो जाता है हमारे ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसीलिए आप ये तीनों समीकरण को बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 20 धन ए का वैल्यू क्या है, ये है -25 इंटू टाइम क्या है दोस्तों, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिए -25 इंटू टी इज इक्वल टू, देखिए इधर 20 है, 20 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -20। अब यहाँ से देखिए अगर मैं टाइम का वैल्यू निकालता हूँ तो ये 25 -25 टी के साथ ये गुणा हो रहा है, इधर आके ये भाग हो जाएगा, मतलब ये -20 बटे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -25। ठीक है, -20 बटे -25। सबसे पहले ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20 और ये 5 पंचे 25। मतलब टाइम का वैल्यू हमें क्या मिल गया, देखिए टाइम इज इक्वल टू ये हमें मिल गया 4/5। ठीक है, टाइम का वैल्यू हमें क्या मिल गया दोस्तों, 4/5 सेकेंड। और 4/5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को पहचानना है। इस प्रकार से साइंस के क्वेश्चन में छोटा छोटा कंसेप्ट क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ठीक है, इसको हमें पहचानना होता है, उसके बाद आप कोई सा भी न्यूमेरिकल को साइंस का आसानी से बना सकते हो। अब देखिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 kg द्रव्यमान के एक वस्तु पर एक बल 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और उसके वेग को 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। लगाए गए बल का परिमाण कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 4 किलो द्रव्यमान का एक वस्तु है, उसको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए कोई उसमें बल लगा है, उसमें हम कोई बल लगा रहे हैं और बल लगाने के कारण उसके वेग में 10 मीटर पर सेकंड से अगर वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से वो 20 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कोई वस्तु में हम एक्स्ट्रा बल लगाते हैं तो उसका वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लगाए गए बल का परिमाण मतलब कितना बल हमने लगाया ये हमें निकालना है। अब बल को देखिए, बल क्या होता है दोस्तों, फोर्स। इसको किससे डिनोट किया जाता है, एफ इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 kg द्रव्यमान को क्या बोला जाता है दोस्तों, मास। ठीक है, मतलब मास क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू हमें क्या दिया गया है 4 kg। अब उसके बाद देखिए इसका एक वेग क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका प्रारंभिक वेग मैं मान सकता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका दूसरा वेग क्या हो जाएगा, ये इस वेग से बढ़ के इस वेग तक आ जाता है, मतलब इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए f की वैल्यू हमें निकालनी है। अब उसके बाद इसमें और क्या दिया है, टाइम। हमें टाइम दिया है कितने सेकेंड के लिए, उसमें हम बल लगाते हैं 5 सेकेंड के लिए। ठीक है, 5 सेकेंड के लिए हम बल लगाते हैं, तो हमें f की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सारा आप फॉर्मूला को ध्यान दीजिएगा, कहाँ पास f का फॉर्मूला आपको पता है, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू A में। अब यहाँ से देखिए F की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि मास के वैल्यू हमें दिया गया है, लेकिन कहीं भी एक्सीलरेशन के वैल्यू दिया गया है क्या क्वेश्चन में, हमें एक्सीलरेशन त्वरण नहीं दिया है। लेकिन सबसे पहले हम त्वरण A निकालेंगे। A बराबर क्या होता है दोस्तों, A बराबर हो जाएगा आपका वेग में परिवर्तन बटे समय।
ठीक है। तो वेग में परिवर्तन, देखिए वेग में इसका परिवर्तन हो रहा है, पहले ये 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे v माइनस यू, वेग में परिवर्तन, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों समय, मतलब v की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 20 माइनस u की वैल्यू क्या है दोस्तों 10, और ये t का वैल्यू क्या दिया गया हमें 5, मतलब 20 में से अगर मैं 10 को माइनस कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10/5, और 10/5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो 10/5 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2, और ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों त्वरण। ठीक है, यहाँ पर हमें देखिए त्वरण निकल करके आ गया। यहाँ पर हमें देखिए, इसको मैं इस साइड से बनाता हूँ, a इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a का वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से मैं f का वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों m का वैल्यू क्या है दोस्तों 4 किलो, ठीक है 4 kg, ये हमारा हो जाएगा 4 गुणित a का वैल्यू क्या है दोस्तों 2, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 दूने 8, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूने 8, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये 4 दूने 8, ये क्या हो जाएगा f का वैल्यू, ठीक है। और ये 8 किस में आएगा दोस्तों, मतलब ये हमारा f इज इक्वल टू ये 8 जो आया है ये किस में आ जाएगा न्यूटन में, मतलब यहाँ पर देखिए 4 किलो है, ये 4 जो है वो केजी में है, और ये 2 जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये इसका यूनिट क्या आ जाएगा दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन माना जाता है, ठीक है। मतलब एफ का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 8 न्यूटन, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये किसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं साइंस का न्यूमेरिकल, बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होता है और थोड़ा सा हमें फॉर्मूला को याद रखना होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। एफ इज इक्वल टू ए में ए इज इक्वल टू होता है आपका त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, बाकी जो भी हमें गिवन डाटा हुआ, जो भी हमें डाटा दिया गया है उसका हमने फॉर्मूला में रखा और हमें ईजिली आंसर मिल गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10 किलोग्राम का एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है, ठीक है। देखिए विराम अवस्था सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए u इज इक्वल टू 0, ठीक है। पर एक 50 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए लगता है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं 10 केजी में दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों मास, ठीक है। ये हो जाएगा मास इज इक्वल टू हमें कितना दिया है दोस्तों 10 kg। अब उसके बाद देखिए और क्या दिया गया है विराम अवस्था, मतलब u की वैल्यू क्या दिया गया दोस्तों ये 0। उसके बाद देखिए एक 50 न्यूटन का बल लगता है, मतलब f का वैल्यू कितना है 50 न्यूटन, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिख लेते हैं, f का वैल्यू कितना है दोस्तों 50 न्यूटन, टाइम कितना दिया गया है 2 सेकेंड, टाइम बराबर क्या है दोस्तों 2 सेकेंड के लिए लगता है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा ये हमें निकालना है, मतलब a इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। अब देखिए आपको m दिया गया है, f दिया गया है और a की वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था f इज इक्वल टू एम इंटू ए। देखिए आपको m का वैल्यू भी दिया गया है, ठीक है, a का वैल्यू हमें निकालना है, f का वैल्यू भी दिया गया है। मतलब यहाँ पर आपको ये जो टाइम का वैल्यू दिया गया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें a निकालने के लिए टाइम का जो टाइम का वैल्यू दिया गया है उसकी कोई ज़रूरत ही है ही नहीं। अब देखिए f बराबर कितना दोस्तों ये है 50 न्यूटन, बराबर m का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों 10 गुणित a, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों 50/10, मतलब 50/10 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, और ये किस में आ जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब त्वरण हमें कितना निकल के आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना होता है, इस प्रकार से आपको गिवन डाटा को अगर आप एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं, तो आप साइंस का कितना भी बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10 किलोग्राम का एक वस्तु जो कि विराम अवस्था में है, सेम वही क्वेश्चन है, पर एक 50 न्यूटन का बल 2 सेकेंड के लिए लगता है, वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। अब इसमें हमें देखिए क्या निकालना है वेग, बाकी जो चीज़ गिवन डाटा है सेम क्वेश्चन नंबर 9 की जैसे है। देखिए जो चीज़ गिवन डाटा है उसको हम फटाफट लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या दिया है, ये हमें दिया दोस्तों 10 किलोग्राम, ठीक है। जो वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब वो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए f का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, f इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 50 न्यूटन, टाइम हमें कितना दिया गया है टाइम 2 सेकेंड,
टाइम हमें दिया गया दोस्तों टाइम 2 सेकेंड। उसके बाद इस बार हमें क्या निकालना है दोस्तों, वेग। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है वेग, मतलब v की वैल्यू हमें निकालना है। वस्तु द्वारा प्राप्त वेग कितना होगा, मतलब इसका अंतिम वेग हमें निकालना है। तो देखिए v की वैल्यू हमें निकालना है, u की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू हमें दिया गया है। यहाँ पर हम और क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम किस फार्मूला से v का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, v = u + at। ठीक है, यहाँ से हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें v का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a बराबर हमें फाइंड करना है। तो a बराबर हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था F = ma, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था सारा फार्मूला को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बिल्कुल छोटा छोटा फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए F = ma, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 50 बटे m बराबर क्या है हमारा 10। तो a क्या निकल के आ जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए मुझे a की वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया दोस्तों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू को मैं इस फार्मूला में रख देता हूँ तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इसी फार्मूला में अगर मैं a की वैल्यू रख देता हूँ तो v बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो v बराबर देखिए u का वैल्यू क्या है दोस्तों, प्रारंभिक वेग इसका हो जाएगा 0 प्लस a की वैल्यू अभी हमने निकाला था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम। टाइम क्या है दोस्तों 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम है हमारा 2 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, v बराबर कितना निकल के आ गया 5 दूने 10, और ये किसमें हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर ये आपका किसमें था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, और ये 2 आपका सेकेंड में, मतलब सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा। तो v बराबर क्या निकल के आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए ये तो इसमें आपको फार्मूला दो यूज हुआ है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन साइंस में रहता नहीं है। ठीक है, बस डायरेक्ट कंसेप्ट बेस, बस आप एक बार कंसेप्ट को समझ गए, आपको फार्मूला पता चल गया तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसमें रहता नहीं है गणित के जैसे। ठीक है, बस इसको देख के बच्चे क्यों घबराते हैं पता नहीं, ये साइंस का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का पृथ्वी के सतह पर भार कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका भी कंसेप्ट आप ध्यान से समझिएगा। इस वाले क्वेश्चन से, मतलब ये जो अभी मैं आपको जो टाइप बता रहा हूँ, यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या दिया, 10 किलो द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमारा, ये किसका वैल्यू दिया गया, हमें m का वैल्यू दिया गया है, मास हमें दिया गया कितना 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 किलोग्राम हमें दिया गया है। अब देखिए क्या बोला दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर भार कितना होगा ये हमें निकालना है। भार को हम क्या बोलते हैं, वेट। वेट क्या हो जाता है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। वेट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए इस प्रकार से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह पर पूछा है, कई बार आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू दे दिया रहेगा, और आपको चंद्रमा पर पूछ दिया जाएगा, या फिर किसी और अन्य ग्रह पर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको चंद्रमा पर पूछता है या फिर कोई और अन्य ग्रह पर पूछता है, तब की कंडीशन में आपको ग्रेविटेशन, ये G की वैल्यू आपको दिया रहेगा। ठीक है, G की वैल्यू आपको दिया रहेगा, तभी आपको कोई दूसरे उपग्रह या फिर दूसरे ग्रह पर इसका मान आपको जो है ये भार का वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। लेकिन इसमें किसमें पूछे दोस्तों, पृथ्वी के सतह पर। अब देखिए पृथ्वी के कंडीशन में हम सभी को पता है G का मान क्या होता है, G = क्या हो जाता है दोस्तों, हम इसको लेते हैं 10। ठीक है, वैसे तो इसका एक्चुअल मान होता है 9.8, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें हमें कहीं भी दशमलव के रूप में नहीं दिया है, इसीलिए इसको हम 9.8 को हम सरसरी तौर पर हम इसको 10 जो है मान करके चलते हैं। और ये 10 किस में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमें वेट की वैल्यू निकालनी है, तो वेट बराबर क्या हो जाता है आपका, भार बराबर m × G। ठीक है, भार बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका m × G। इसी फार्मूला को याद रखिएगा, फिर इसी फार्मूला पे बेस्ड आपको कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, आपको चंद्रमा पर पूछ दिया जाएगा या फिर किसी अन्य ग्रह पर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, यही आपको द्रव्यमान दे दिया जाएगा, वेट निकालने के लिए बोलेगा, या फिर वेट दे दिया जाएगा, द्रव्यमान निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, W बराबर देखिए m का वैल्यू हमें कितना दिया है 10 किलोग्राम, मतलब ये हो जाएगा 10 गुणित G का मान। अब देखिए G का मान वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर बोला है तो पृथ्वी का पर G का मान हम कितना मान लेते हैं 10।
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 10 गुणित 10, मतलब ये 10 गुणित 10 करने पर ये कितना हो जाएगा 10 दहम 100। अब यहाँ पर देखिए ये जो 10 है ये किस में है, किलोग्राम में, ये जो 10 है ये किस में है, किलोग्राम में, इंटू ये वाला 10 है, ये वाला 10 किस में दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और अभी मैंने आपको बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को और कौन सा यूनिट लिखा जाता है, तो इसी को लिखा जाता है दोस्तों न्यूटन। मतलब यहाँ पर ये जो वेट निकल करके आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 100। यहाँ पर 10 गुणित 10 किया था हमने तो कितना आया था ये 100, और ये 100 किस में आ जाएगा दोस्तों, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 न्यूटन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है। अब देखिए ऑप्शन में भी कई सारे बच्चे यहाँ तक बना लेंगे, उसके बाद ऑप्शन में भी मिस्टेक कर जाएंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन में आपको ये 100 केजी करके भी दिया है और ये 100 न्यूटन करके भी दिया है, तो आप भूल से भी ये 100 केजी वाले ऑप्शन को टिक मत कीजिएगा, नहीं तो आप जानते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर जाओगे। उसी को बोला जाता है दोस्तों सिली मिस्टेक, ठीक है। जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर लेना सिली मिस्टेक बोला जाता है, और सिली मिस्टेक ही बहुत भारी पड़ता है सब पर, ठीक है। तो आपको सिली मिस्टेक कभी नहीं करना, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। देखिए यहाँ तक आपने मेहनत कर लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे एक बार ऑप्शन को अच्छे से देखने में। तो यहाँ पर देखिए ये हमें 100 किलोग्राम दिया गया है, किलोग्राम वाले ऑप्शन को हमें नहीं लगाना, मैंने आपको बता दिया था इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये 100 न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 100 न्यूटन। इसी प्रकार के आपको साइंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा यह क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। इसी के बाद हम अगले क्लास में और भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।